हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, सबको याद है? तो हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हम लोग पढ़े थे मेंस्ट्रुअल साइकिल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। अब आज हम लोग ये देखेंगे, कल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हैं, उसमें क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग ना ये देखेंगे कि अगर पीरियड्स नहीं होगा तब क्या होगा। यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो आप लोग को पता होगा कि जब कोई प्रेग्नेंट रहता है तो उस टाइम पे तो पीरियड्स नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला प्रोसेस नहीं होता है। तो उस टाइम पे वो कैसे हो रहा है, वो वाला प्रोसेस को थोड़ा सा देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला प्रोसेस नहीं होता है ना, तो यही देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस और इम्प्लांटेशन क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले ना ये स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से आपको थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। रिवाइज करवाने के लिए ही इसको मैं बनाई हूँ फिर से, तो आप लोग थोड़ा इसको रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा सा और याद हो जाएगा और आप लोग को भी थोड़ा सा और समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि ये किसका संरचना है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, यूट्रस का। किसका है? यूट्रस का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बाहर से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो बाहर का ये जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं विजाइना। क्या बोलेंगे? विजाइना बोलते हैं सबसे नीचे वाले पार्ट को, याद रहेगा क्या बोलेंगे? विजाइना। उसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट आता है वो होता है सर्विक्स। तो ये वाला जो हिस्सा है यूट्रस में, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं सर्विक्स। उसके बाद सर्विक्स का ये जो खाली वाला पार्ट है इसे बोला जाता है सर्विकल कैनाल। क्या बोलेंगे? सर्विकल कैनाल। उसके बाद सर्विकल कैनाल। अब हम लोग देखें विजाइना, सर्विक्स और सर्विकल कैनाल। उसके बाद हमारा आता है, अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या बोलेंगे? यूटेराइन कैविटी। उसके बाद जो सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं यूटेराइन फंडस। क्या बोलेंगे? यूटेराइन फंडस। उसके बाद अब ये वाला जो ऐसे वाला ये जो संरचना बना हुआ है ना, इसे पूरे को मिला करके बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब और या फिर यूटेराइन ट्यूब। दो नाम है, या तो आप फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं और या तो यूटेराइन ट्यूब। ये वाला जो हिस्सा है ये तो मैं बताई कि ये क्या है, यूटेराइन कैविटी। क्या है? यूटेराइन कैविटी। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। अब ये जो है ना इसे बोला जाता है ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। और ओवरी जिससे जुड़ा हुआ है, ये जो ओवरी को जोड़ रहा है ये वाला हिस्सा है ओवरी। और यहीं पे जो ओवरी को ये जोड़ने वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट। और यहाँ पे कुछ उंगली जैसी संरचना दिख रही है, फिंगर नुमा संरचना। तो उंगली नुमा ये जो संरचना है इसे बोलते हैं फैब्रिक। क्या बोलते हैं? फैब्रिक। अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या देखेंगे? फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है ये पूरे को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। पूरे को क्या बोलोगे? फैलोपियन ट्यूब। हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है। तो फैलोपियन ट्यूब 3 पार्टों में डिवाइडेड है, जिसमें जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं एस्थमस और बीच वाले पार्ट को बोलेंगे एम्प्यूला, और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। तो हमारा फैलोपियन ट्यूब 3 पार्टों में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या होगा? एस्थमस, सेकेंड एम्प्यूला और थर्ड इनफंडिब्यूलम। याद रहेगा? याद रहेगा? अब ये तो हम लोग देख लिए। अब हमारा लास्ट में बच क्या रहा है, दिमाग लगाइए इसमें। अब बच क्या रहा है? क्या बच रहा है? ये तीनों। कौन बच रहे हैं? ये तीनों। तो आप लोग बताइए ये तीनों है क्या? पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ये क्या है? यूट्रस का लेयर है। तो देखिए
जो बाहर का यूट्रस का लेयर है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाला लेयर है इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम और अंदर के लेयर को बोलेंगे एंडोमेट्रियम। तो ये होता है हमारा जो यूट्रस है उसका 3 लेयर्स। तो हमारे यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। फैलोपियन ट्यूब 3 पार्टों में डिवाइडेड है, एस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिब्यूलम। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया होगा? एनीबॉडी, एनी डाउट? सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए अब ये जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट कैसे होता है? तो देखिए, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे हम लोग ना कोइटस भी बोलते हैं, वो प्रोसेस के दौरान में बॉयज लोग के, जो बॉयज लोगों में क्या बनता है? स्पर्म। तो वहां से स्पर्म जो होता है वो एक फीमेल की बॉडी में इंटर करता है। इतना बात समझ में आया? इंटरकोर्स यानी कि कोइटस के दौरान, ड्यूरिंग, स्पर्म जो होगा मेल के बॉडी से फीमेल में इंटर करता है। कहाँ पे इंटर करता है? विजाइना में। यहाँ पे इंटर करेगा और यहाँ पे इंटर करने के बाद में थोड़े से स्पर्म इंटर नहीं करते हैं, लाखों करोड़ों में स्पर्म इंटर करते हैं, जिसमें से ना एक ही स्पर्म जो होता है वो एक को फर्टिलाइज करता है। 2 एग एक को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, किसी किसी सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन मेनली एक स्पर्म जो होता है वो एक एग को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पर्म इंटर करेगा विजाइना में। कहाँ पे? विजाइना में। यहाँ पे इंटर करने के बाद में ना ये यहाँ से हो करके आता है फैलोपियन ट्यूब में। कौन? स्पर्म। स्पर्म विजाइना से हो करके सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से हो करके आता है फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होता है? अब देखिए स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में अगर उसी टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन? Anybody? Yesterday I was teach that topic. What is ovulation? Ovulation का मतलब होता है कि एक जब ओवरी से एग रिलीज हुआ होता है उस टाइम को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तो ओव्यूलेशन पढ़ाया गया था। कितने डेज पे होता है? ओव्यूलेशन का प्रोसेस कितने डेज पे होता है? 14 डेज पे। तो उस टाइम पे अगर ओव्यूलेशन हुआ है यानी कि ओवरी से एग जो है वो कहाँ पे आएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अगर उसी टाइम पे आया हुआ है तो स्पर्म इधर से आएगा और जो एग होगा वो इधर से ओवरी से निकल करके जाता है एम्प्यूला पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाएगा और यहाँ पे आने के बाद में इधर से स्पर्म आता है और इधर से ओवम। अब दोनों यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे ही होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम यहीं पे मिलते हैं और यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा? एम्प्यूला पार्ट में। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? तो देखिए, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जो स्पर्म है वो इंटर करेगा विजाइना में, विजाइना से सर्विक्स में और सर्विक्स से होता हुआ कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब से अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो ओवम बाहर निकल करके कहाँ आएगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में और यहीं पे होगा फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म और एग ना एक दूसरे से मिलना, ये स्पर्म और आ करके एग के अंदर में इंटर कर जाता है, ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। मैं इसको आप लोग को बाद में पढ़ाऊंगी फर्टिलाइजेशन की कैसे होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अभी इतना सा जान लीजिए कि स्पर्म और एग एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और एक बात, अब देखिए स्पर्म ना एक एग है और इसमें आ करके ना एक ही स्पर्म इंटर करता है,
दूसरा स्पर्म इंटर नहीं करेगा, ओनली एक ही स्पर्म यहाँ पे आकर के ओवम में इंटर करता है। क्यों ऐसा होता है? ये प्रोसेस दूसरा होता है, मतलब दूसरा नहीं होता है पर टॉपिक दूसरा है। दूसरा टॉपिक है कि ये जो एग होता है ना, ये जो ओवम है ना, इस पे लेयर पाए जाते हैं जो कि दूसरे स्पर्म को घुसने नहीं देते हैं। जैसे ही एक स्पर्म इंटर करता है तो ये लेयर क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इससे बाहर जाएंगे तो फिर हमें समझने के लिए इस टॉपिक को प्रॉब्लम होगा। तो इतना जान गए। तो देखिए, जो स्पर्म और ओवम मिलने के बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे कौन से पार्ट में? एम्प्यूला पार्ट में। अब ये दोनों मिल करके जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? जाइगोट। अब यहाँ पे ना ऐसे एक सेल बनेगा जो कि जाइगोट होगा। अब एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है, एक सेल से दो सेल का निर्माण होगा, और दो सेल से चार सेल का, और चार सेल से 8 सेल का, और 8 सेल से 16 सेल, ऐसे ही निर्माण होता है। तो इतना समझ में आया कि एक सेल तो ये बना, इससे दो सेल बनेंगे, और 2 से 4, और 4 से 8, और 8 से 16 सेल बनते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ना ऐसे रोम पाए जाते हैं। यहाँ से ये एक जो होता है ना, ये यहाँ सब जगह पे ऐसे रो पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे हो करके क्या करता है, ये आएगा हमारे यूट्रस में। जो ये वाला जाइगोट बना हुआ है ये यूट्रस में आएगा, और यूट्रस में आने के बाद में ना अब इसका नाम पहले क्या था? जब ये फर्टिलाइज्ड हुआ तब हम उसे क्या बोल रहे थे? एग और स्पर्म मिल करके जाइगोट बनाए थे। लेकिन अब इस स्टेज को बोलोगे मोर्यूला। क्या बोलेंगे? मोर्यूला। अब जो मोर्यूला है ना, ये ना बढ़ता नहीं है, ये बढ़ेगा नहीं, ओनली ग्रो करेगा। एक सेल बनाएगा, 2 सेल, 4 सेल, और 8 सेल, और 16 सेल। तो ऐसे जो मोर्यूला है ये जो है ना, ये बढ़ेगा नहीं, ओनली ग्रो करता है। बढ़ेगा नहीं मतलब कि आकार में ये नहीं है कि ये ऐसे आकार में बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये इतना ही बड़ा रहेगा, और इन्हीं के अंदर में ना ढेर सारे सेल बनाएगा। ठीक है, पहले एक सेल रहेगा, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8, उसके बाद 16 सेल बनाएगा। और इसी स्टेज को बोला जाता है मोर्यूला। तो मोर्यूला जो होता है ना, ये बढ़ता नहीं है, ओनली क्या करता है? सेल्स बनाता है, ग्रो करता है। ये मतलब कि ये जो सेल्स है ना, ये बड़े नहीं होंगे, ये इतने ही आकार में रहेंगे, और इन्हीं के अंदर में ये डिवीजन होता रहता है। इसे क्या बोलोगे? मोर्यूला बोलेंगे। अब देखिए, हमारे यूट्रस में ना ग्लाइकोजन पाया जाता है। हमारे यूट्रस में ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे, ये बीच वाला जगह खाली है ना, तो ग्लाइकोजन यहाँ पे आ जाएगा। तब इसे बोलेंगे ब्लास्टोसिस। अब ये वाली जो संरचना बनी है, ग्लाइकोजन अंदर में आ गया है मेरुला के अंदर में। अब इसे आप लोग बोलोगे ब्लास्टोसिस। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। तो इतना बात समझ में आया। पहले तो ये एक एग बना, ओवम आया और स्पर्म आया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद में सेल का डिवीजन हुआ, 2 बने, 4 बना, 8 बना, और 16। उसके बाद अब इसे बोल रहे हैं मेरुला। उसके बाद जो मेरुला है ना, यहाँ पे क्या किया कि यूट्रस में ग्लाइकोजन पाया जाता है, ग्लाइकोजन मेरुला के अंदर आ गया। अब इसे हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट तो यहाँ से सरकते सरकते आ जाता है यूट्रस में। कहाँ पे आ जाएगा? यूट्रस में। तो यहाँ पे आने के बाद में अब क्या होगा? अब ये जो एग है वो यहाँ पे आ गया है। कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे। अब इसे बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। इस संरचना को आप क्या बोलोगे? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ये कोरियोनिक बिलाई बनाता है। मतलब कि ना अंगुली नुमा ऐसे छोटे छोटे संरचना बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे संरचना बनेगा जिसे बोलते हैं कोरियोनिक बिलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक बिलाई। अब ये कोरियोनिक बिलाई क्या करेगा ना, ये जो हमारा लेयर है एंडोमेट्रियम का, यहाँ पे धीरे धीरे अंदर में इंटर करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद में यही वाला जो प्रोसेस होता है इसे ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कि यूट्रस के दीवार से ब्लास्टोसिस्ट का आकर के अटैच हो जाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। समझ में आया इतना? तो अब ये आकर के यहाँ पे अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद में क्या करेगा? अब यहाँ से ही ये जो सेल है ना, ये यहाँ से ही ग्रो करेगा। इसी से ही एक पूरा बेबी रेडी होता है, और आप लोग भी इसी से रेडी हुए हैं, इसी प्रोसेस से।
समझ में आया? तो इसके आगे और जो प्रोसेस है ये जो है ये ऐसे ही दीवार में घुसता जाएगा। कौन से दीवार में? एंडोमेट्रियम में। और घुस करके क्या होता है कि यहाँ से ही जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सब कुछ बेबी को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से ये इनका ग्रो स्टार्ट होता है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक का प्रोसेस वो यहाँ तक होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि इतना तक समझ में तो आ गया होगा कि इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? अब देखिए मिनिस्ट्रल साइकिल में क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि ना तो स्पर्म आएगा और ना तो इधर से ओवम जाएगा, और अगर ओवम जाएगा भी तो स्पर्म नहीं आएगा, और स्पर्म जाएगा तो ओवम नहीं आएगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर क्या होता है कि जो हमारा ये वाला एंडोमेट्रियम वाला वाल है ये टूट जाता है, और टूट जाने पर क्या होता है हम लोग को पीरियड वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था फर्टिलाइजेशन, और आप लोग मिनिस्ट्रल साइकिल में तो ये सब कुछ पढ़ चुके हो, तो इस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि फिर से मिनिस्ट्रल साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़े, ये तो आप लोग को पता है ना। तो यही था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो टूट जाएगा, और टूट जाने पर क्या होगा हमारा पीरियड वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। बस इतना ही था इस टॉपिक के अंदर में। तो सब लोग समझ चुके हो? किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ोगे तो मुझे पता है कि पढ़ने के बाद ही आप सभी को डाउट आता है, क्लास में डाउट नहीं आता है। तो चलिए आज का ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।